हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया एकदम शानदार होंगे। आज मैं आपके साथ में एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो ईसीजी, जिसका नाम आपने सुना होगा, एक चिकित्सकीय टर्मिनोलॉजी है ईसीजी। बिल्कुल, तो इस ईसीजी पर ही मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं। क्या होता है ईसीजी, है ना, क्यों आवश्यक होता है, या कैसे इसकी क्या ज़रूरत होती है ईसीजी की, कैसे किया जाता है ईसीजी, है ना, और इसका उपयोग क्या है, महत्व क्या है, ये सारी बातें हम लोग आज के इस सेशन में देखने वाले हैं। बिल्कुल। सो डियर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ईसीजी के बारे में कि ये होता क्या है। तो आपने देखा होगा कि आप मूवीज़ में और सीरियल्स में देखते हैं कि एक दुर्घटना होती है और दुर्घटना के बाद में, दुर्घटना लाइक एक्सीडेंट हुआ या कोई भी ऐसा हादसा होता है जिसके बाद में किसी व्यक्ति विशेष को या उस पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में इमरजेंसी ट्रोमा में एक साथ उसको लेके जाते हैं। वहाँ पर उसको बेड पर लिटाया जाता है और उसके शरीर से कुछ चीज़ें, मतलब कुछ लीड्स जोड़ दी जाती हैं और उनको मॉनिटरिंग किया जाता है। मतलब शरीर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मॉनिटर किया जाता है और एक मॉनिटर के ऊपर आप देखते हैं कुछ ऐसा साउंड चलता रहता है, पीप पीप पीप, है ना। और फिर आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो जो साउंड है सबकी, मतलब पूरे कैमरे का फोकस उधर होता है उस पीप पीप वाले साउंड पर। हम सभी उसी को देख रहे होते हैं और एक साथ वो जो है साउंड एकदम पी इस तरह से हो जाता है और एक लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन चलने लगती है और डॉक्टर कहता है कि सॉरी, वो नहीं रहे, है ना। तो बिल्कुल ये क्या है, इसी ईसीजी के बारे में आज के सेशन में आपसे मैं चर्चा करने वाला हूँ। सो डियर, सबसे पहले एक्चुअली ये ईसीजी, जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, है ना, वैसे इसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहते हैं। इन सभी का मतलब क्या है, किस चीज के लिए इनका किस तरह से उपयोग किया जाता है, इन सारी बातों पर मैं इस सेशन में आपसे बात करूंगा। सो सबसे पहले आपके सामने एक प्रश्न जो रहता है वो ये है कि ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है ना। देखो, ध्यान देना शब्दों को। ईसीजी, जिसका मतलब जिसका पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। ये एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। हाँ, ध्यान देना, जो हमारा हृदय है, उस हृदय के जो क्रियाकलाप हैं, बिल्कुल उस हृदय के क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटीज को ही, है ना, को स्टडी करना, बस उसी तकनीक को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। तो देखिए, हृदय के कार्डियक साइकिल मतलब हृदय चक्र के विद्युत क्रियाकलापों मतलब इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज, है ना, इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज का आरेखी प्रस्तुतिकरण विद्युत हृदय लेख या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहलाता है। मेरी बात को समझ गए होंगे, ये तकनीक है। तो मैं यहां पर आपसे एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, ये जो ईसीजी हम पढ़ते हैं, एक्चुअल में इस ईसीजी को हम पूरा नाम देखें तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अन्य नाम और देखें तो क्या क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और एक और जो है यहां से एक और नाम ईसीजी का मतलब एक और जो निकल के आता है वो क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो आपने इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में तो पढ़ा कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी तो क्या है सर। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक टेक्निक है, एक तकनीक है ना, एक तकनीक, या मैं कह सकता हूं ये एक स्टडी, इसको टेक्निक भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये टेक्निक भी कह सकते हैं और इसको स्टडी भी कह सकते हैं। स्टडी और अध्ययन,
आपसे पूछा जाता है किसका अध्ययन, तो आप कहते हैं हृदय चक्र, जो कार्डियक साइकिल है हृदय चक्र के आप क्या कह सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप कह सकते हैं कि जो हृदय चक्र है, हृदय चक्र कार्डियक साइकिल के विद्युत क्रियाकलापों का अध्ययन, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट, हृदय की जो विद्युतीय जो क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज है, उनका अध्ययन जो है वो क्या है, आप कहते हैं सबसे पहले यहां पर जो टर्मिनोलॉजी निकल के आई वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। इसके बाद में एक शब्द आता है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना। अब ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, यहां लिखा मैंने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, ध्यान देना। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आप कह सकते हैं, ये जो ग्राफ प्राप्त होता है ना आपको, ग्राफ या आरेखी प्रस्तुतिकरण, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जब आप हृदय की जो क्रियाविधि है, हार्ट की जो घटनाएं हैं, इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटीज है, उनको जब आप ग्राफ के रूप में आपको प्राप्त होती हैं, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। थोड़ा शब्द पर ध्यान देना, यहां पर ये ग्राम जो है वो ग्राफ के लिए है। और एक और बात, ये जो आप यहां शब्द पढ़ रहे हैं, क्या तीसरा जो शब्द देखा आपने वो पढ़ रहे हैं आप, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ये उल्टा है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, एक्चुअली ये एक डिवाइस है। क्या है, डिवाइस, या जिसको हम उपकरण कहते हैं, ये एक डिवाइस है भाई, ठीक है, डिवाइस या जिसे उपकरण कह सकते हैं। ये एक डिवाइस या उपकरण है, मशीन है, ये क्या है, ये मशीन है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है ना वो एक डिवाइस है, मशीन है। तो इस चीज को समझिए अच्छे से, मैं क्या कहना चाहता हूं, क्लियर हुई बात, समझ में आया कि ईसीजी में आप जो टर्म्स देखते हैं, जो ईसीजी है, इस ईसीजी का एक्चुअली आपसे पूछा जाए कि भैया ईसीजी का पूरा नाम बताओ, तो आप कह सकते हैं ईसीजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक, याद रखना इस बात को, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। दूसरी बात, सर ईसीजी क्या है, तो भैया वहां पर आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी शब्द काम में लेना है, क्योंकि ये एक तकनीक है जिसके माध्यम से आप हृदय के जो कार्डियक साइकिल के विद्युतीय जो एक्टिविटीज होती हैं, क्रियाकलाप जो होते हैं, उनके आरेखीय प्रस्तुतिकरण, है ना, उनका आरेखीय प्रस्तुतिकरण जो होता है उसको क्या कहा जाता है, विद्युत हृदय लेख कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, समझ में आया होगा, बोलो अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब दूसरी बात आती है, दूसरा मन में जो प्रश्न आता है, सेकंड क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये है कि ईसीजी कब करवाया जाता है। सर आपने ईसीजी के बारे में बताया, एक्चुअली ईसीजी ऐसी परिस्थिति में करवाया जाता है, कौन कौन सी परिस्थितियां, जैसे मान लीजिए सीने में दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है ना, हृदय का असामान्य रूप से धड़कना, हार्ट बीट जो है वो इरेग्युलर है, ठीक है, या जैसे कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेक करता है स्टेथोस्कोप से तो देखता है कि हार्ट बीट इरेग्युलर है ना, ऐसी स्थिति में भी कह सकता है। हृदय से असामान्य जो हार्ट साउंड है वो एबनॉर्मल है, हार्ट अटैक की स्थिति है उसमें, या जो हृदय की मांसपेशियों में असामान्य रूप से ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है, ये सारी परिस्थितियां जो हैं वो ईसीजी करवाने के लिए जो है ईसीजी के लिए देखी जाती है। डॉक्टर सजेस्ट करता है कि भाई ईसीजी करवाइए, आप ईसीजी करवाइए, मुझे चेक करना है, ठीक है, मतलब ईसीजी टेस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट बात आती है कि ईसीजी कैसे काम करता है, मतलब ईसीजी की क्या तरीका क्या है, क्या प्रक्रिया है। तो देखते हैं आप ईसीजी के अंदर कि जो
पेशेंट है, जो व्यक्ति है, उसको बेड पर लेटा दिया जाता है और लेटाने के बाद में वहां पर हम देखते हैं बीमार व्यक्ति या जो भी व्यक्ति है जिसको ईसीजी चेक करवाना है, एक मशीन के द्वारा, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह की एक मशीन है ना, उस मशीन से कुछ लीड्स बाहर निकलती हैं और उन लीड्स में जो दोनों जो रिस्ट है, दो जो है इलेक्ट्रोड लीड्स जो है, इलेक्ट्रोड की सहायता से दोनों रिस्ट पर, दोनों कलाइयों पर, और एक लेफ्ट जो है लेफ्ट एंकल के साथ में जोड़ दी जाती है। ठीक है, और इसका संबंध जो होता है सीधा एक मॉनिटर मशीन से होता है। आप जो है देख सकते हैं कि बीमार व्यक्ति के मानक ईसीजी, स्टैंडर्ड ईसीजी प्राप्त करने के लिए मशीन से रोगी को 3 विद्युत लीड, है ना, देखो 3 विद्युत लीड, कितनी? 3, सामान्य ध्यान रखना, मानक, एक 2 कलाइयों में और एक बाईं ओर की एडी, एंकल लीड जिसको कहा जाता है, से जोड़ा जाता है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को ये आपने उस व्यक्ति को लेटा दिया और लेटाने के बाद में आप देखेंगे एक यहाँ पर एक मशीन है, राइट, इसको बोलते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियो। डिवाइस का नाम क्या बताया था मैंने आपको? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये मशीन है, इस मशीन से कुछ लीड्स निकलती हैं। इन लीड्स को आप देखते हैं, कुछ लीड्स निकलती हैं इस तरह से, है ना, एक यहां पर, एक यहां पर, एक लेफ्ट में, और इसमें से और भी ज्यादा अगर अच्छे से करना है तो आप देखते हैं कुछ लीड्स निकलती हैं जो इस तरह से चेस्ट पर भी लगा दी जाती है, इस तरह से लीड्स लगा दी जाती है, राइट। और अब आप क्या देखते हैं? अब आप देखते हैं कि इसमें से मॉनिटरिंग की जाती है। तो जैसे ही आप मशीन ये ऑन करते हैं तो आपको इस तरह से एक पेपर पर इस तरह से आपको आरेख देखने को मिलते हैं और ये आपके लिए ध्यान देना, इसको क्या कहते हैं? इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है भाई, डिवाइस का नाम ग्राफ, और ये पूरी टेक्निक इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं, पूरी तकनीक जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस तरह का आपको रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक जो लीड्स थी, उन विद्युत लीड्स द्वारा इलेक्ट्रोड को शरीर के विभिन्न भागों से लगाया जाता है और ये इलेक्ट्रोड्स हृदय के विभिन्न क्रियाकलापों से आने वाले जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, उन सिग्नल्स को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं और संग्रहित सिग्नल्स का एनालिसिस करके, विश्लेषण करके उन्हें ग्राफ के रूप में, जिनको हम जिस ग्राफ को क्या कहते हैं? आप कहते हैं ग्राफ के रूप में, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चलें, अब इस तरह की आप देखते हैं, इस तरह की आपको एक पर्ची जैसी निकाल के दे दी जाती है जिसके अंदर इस तरह से आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपको सिग्नलिंग देखने को मिलती है। क्या है? पूरा विश्लेषण देखेंगे। नाउ अब बात आती है कि सर आपने ये जो हमें जो बताया कि ईसीजी में किस तरह से आपको लास्ट में वो एनालिसिस करने के बाद, मतलब पूरा एनालिसिस करने के बाद एक आपको एक चार्ट सा मिल जाता है। अब इस चार्ट में
क्या होता है, तो आप देखेंगे वो चार्ट जो होता है उसका एक कार्डियक साइकिल, ध्यान देना मेरी इस बात को, देखो एक ईसीजी कर्व जो होता है ना, एक ईसीजी जो कर्व होता है ना, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कर्व को हम वक्र कह सकते हैं, वक्र कह सकते हैं ना, ये क्या है, आप कहते हैं एक बार हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना है ना, और एक बार रिलैक्स होना, वो उसमें एक कर्व बनता है। तो आप देखेंगे उसमें क्या होगा, इस तरह से देखने को मिलता है, देखो यूं इस तरह से एक फर्स्ट इसमें ये उभार आएगा, फिर आप देखेंगे इस तरह से नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाता है, पीक आता है इसमें, फिर वो थोड़ा नीचे जाता है, और इस तरह से इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है, राइट। इस तरह की कंडीशन, इसको पी वेव कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं, इसको आर वेव कहते हैं, इसको एस वेव कहते हैं, इसे टी वेव कहते हैं। अब ये आपके सामने एक स्टैंडर्ड है ना, मानक जो है ईसीजी कर्व है। अब इस ईसीजी कर्व के अंदर पी वेव का मतलब क्या है, क्यू वेव का मतलब क्या है, आर एस टी ये किस तरह से होते हैं, है ना, ये किन हृदय के एक्टिविटीज को, हृदय की या हार्ट की एक्टिविटीज को, हृदय की क्रियाकलापों को किस तरह से दर्शाते हैं, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो देखा आपने यहाँ पर ये पी वेव है एक, दूसरा इसको पूरा कलेक्टिवली, ये पूरा कलेक्टिवली एक ही वर्ड यूज करते हैं, दैट इज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सेकंड, और यहां पर आपकी हो जाती है ये टी वेव, ठीक है, थर्ड हो जाती है टी वेव। अब पी वेव क्या है, क्या चीज होती है भाई, पी वेव ये आपके सामने देखने को मिल रही है पी वेव, इसको मैं समझाता हूं, ध्यान देना इस बात को, क्या है एक्चुअली पी वेव। डियर, जैसे ही आप एक बात देखते हैं, मान लीजिए ये आपके पास में कोई ग्राफिकल जो है वो एक फॉर्मेट है, मान लीजिए ये आपके पास में कोई एक कार्डियक मसल्स है, कार्डियक मसल है, मतलब एक हृदय पेशी है, ये मैंने आपके सामने इस तरह से ड्रॉ कर दिया इसको, ये आपने माना ये कोई हृदय मसल, हृदय पेशी है, हृदयक पेशी, कार्डियक मसल्स जिसको हम कह सकते हैं, इस तरह की कोई ये कार्डियक मसल्स है, ओके। सो ये जस्ट इमेजिन कि ये कोई कार्डियक मसल है। अच्छा, ये जो कार्डियक मसल है इसका नाम है कार्डियक मसल सेल, मतलब हृदयक पेशी कोशिका। ये हृदयक पेशी कोशिका आप जानते हैं जब स्टार्टिंग में रिलैक्स फॉर्म में रहती है, मतलब रिलैक्स फॉर्म में, रिलैक्स अवस्था में रहती है, तो आप क्या देखते हैं, ये रिलैक्स है, रिलैक्स मतलब विश्राम अवस्था में, रिलैक्स विश्राम अवस्था में है। तो विश्राम अवस्था में हमेशा बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसा आपने पढ़ा है। विश्राम अवस्था में, विश्राम अवस्था का मतलब क्या है, नो इम्पल्स, नो इम्पल्स मतलब आवेग, कोई आवेग नहीं है, कोई आवेग जो है संचरण नहीं, कोई इम्पल्स का जो है कंडक्शन नहीं हो रहा है, कोई आवेग का यहाँ कंडक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, ऐसी स्थिति कब बनती है, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं, कोशिका के अंदर इस स्थिति को डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में पोटेशियम आयन पाए जाते हैं, ठीक है। और बाहर की तरफ आप सब जानते हैं, बाहर की तरफ कौन सा, आप कहते हैं सोडियम आयन बाहर की तरफ होता है ना, सोडियम आयन बाहर की तरफ होता है, तब ये स्थिति डेवलप होती है, तब ये स्थिति बनती है, ओके बच्चा। अब जैसे ही, अब क्या होगा ध्यान रखना, जैसे ही आवेग का संचरण होगा, जैसे ही आवेग का संचरण होगा, जैसे ही होता क्या है, मैं एक और डायग्राम से यहां पर समझा रहा हूं, नेक्स्ट देखिएगा।
ये यहां पर मैं नर्व इंपल्स देखिए, पी वेव, ये पी वेव, इसका नाम है पी वेव। पी वेव कब कब होती है, ये देखिए यहां पर आप देखेंगे SAN, जिसका नाम है, याद है SAN, साइनो एरिक्यूलर या एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल जो नोड है, नोड द्वारा आवेग या जिसे हम इंपल्स कहते हैं, इंपल्स प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस या उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। वैसे ही आप देखते हैं, जैसे यहां पर इस जगह पर, हाँ याद रखना, जैसे यहां पर आवेग का, जैसे यहां आवेग पहुंचेगा, पहुंचने के बाद आप देखेंगे क्या होगा, आवेग के जैसे आवेग आया यहां पर जो है डीपोलराइजेशन हो जाएगा, किसका, एट्रियल डीपोलराइजेशन हो जाएगा, डीपोलराइजेशन, जिसे कहा जाता है आलिंद विध्रुवण। इसको कहते हैं आलिंद विध्रुवण। यहां आलिंद विध्रुवण होता है और इस आलिंद विध्रुवण के परिणाम स्वरूप, इस आलिंद विध्रुवण के कारण इसका रिजल्ट क्या होगा, इस आलिंद विध्रुवण के कारण जो एट्रियम है, आलिंद जो है, उन आलिंद में संकुचन होता है। क्या होता है, आलिंद में संकुचन। तो ये पहला स्टेप हो जाता है, फर्स्ट स्टेप हो जाता है, जिसे कहा जाता है आलिंद विध्रुवण डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन, जो पी वेव के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये जो पी वेव हुई है ये क्या है, दैट इज ये एट्रियल डीपोलराइजेशन है। और डीपोलराइजेशन का कारण क्या होता है वो आप देख सकते हैं भाई। डीपोलराइजेशन का कारण है कि जैसे ही आवेग का संचरण होगा, है ना, जैसे ही आवेग की उत्पत्ति होगी, आप देखेंगे ये जो सोडियम पोटेशियम चैनल है, सोडियम पोटेशियम चैनल है, ये इसमें सोडियम के लिए जो है क्या कहेंगे, परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। सोडियम आयन इसके अंदर, ये सोडियम आयन इसके अंदर प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के कारण, प्रवेश करेगा मतलब, है ना, और यहाँ परिणाम ये होगा, परिणाम क्या होगा, देखो आप देखेंगे कि रिजल्ट ये होगा कि जो आपके पास में ये सेल है, इस सेल के अंदर सोडियम आयन अंदर आ जाएगा और सोडियम आयन के अंदर आने से अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव चार्ज, मतलब ये डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन मतलब विध्रुवण हो जाता है। क्या होता है, विध्रुवण, विध्रुवण। और विध्रुवण को हम कहते हैं सिस्टॉल, सिस्टॉल या जिसे प्रकुंचन कहा जाता है। जब सिस्टॉल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना, प्रकुंचन होगा, प्रकुंचन होगा मतलब आलिंद जो है वो सिकुड़ेंगे और इसमें बहुत कम समय, बहुत कम समय लगता है इसके अंदर, है ना। इससे ये प्रकुंचन किस में होगा, आप कहेंगे आलिंद प्रकुंचन होता है, आलिंद प्रकुंचन होता है, सिस्टॉल होता है, एट्रियल सिस्टॉल कहते हैं इसको। और ये 0.1 सेकंड का इसमें टाइम लगता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, आलिंद का प्रकुंचन होता है, ठीक है। और जैसे ही ये आपने स्थिति देख ली यहां पर, सो पहले पी वेव मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन, जिसे कहा जाता है आलिंद विध्रुवण, विध्रुवण, आलिंद विध्रुवण कहते हैं। समझ में आया। इसमें क्या होता है, यह एक छोटी ऊर्ध्व तरंग है, देखो एक छोटी ऊर्ध्व तरंग है, दो
और आलिंदों के विध्रुवण को, ये किसको दर्शाती है? आप कहते हैं ये जो एट्रियल डीपोलराइजेशन है उसको दर्शाती है। अब ये एट्रियल डीपोलराइजेशन क्यों हुआ, विध्रुवण क्यों हुआ और विध्रुवण के कारण आलिंदों में प्रकुंचन क्यों हुआ, ये पूरी स्टोरी मैं आपको यहां पर बताकर चल रहा हूं। ये पूरी स्टोरी मैं आपको यहां पर बताकर चल रहा हूं। ये कहां से आया? SAN, जिसको आप जानते हैं साइनो एट्रियल नोड, जिसको हम शिरा आलिंद पर्व कहते हैं। ये वही नोडल ऊतक है, ये वही नोडल ऊतक है जो हृदय धड़कन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। आलिंदों में इंपल्स फैलने में लगने वाला समय है और दोनों आलिंद का संकुचन लगभग 0.1 सेकंड तक रहता है। तो यह SAN से आलिंदों में इंपल्स फैलने में लगने वाला समय है। दोनों आलिंदों का इसमें संकुचन होता है। टाइम आपके सामने दे रखा है, ये स्थिति बनती है और आपका ये P वेव पहली वेव बन चुकी है। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या होगा, ये P वेव के आगे की स्टोरी देखिए। नाउ ये थोड़ा नीचे जाएगा, फिर एक बड़ा पीक बनेगा, एक बड़ा पीक बनेगा, इस तरह की स्थिति बनती है। ये क्या है? इसको बोलते हैं दूसरा, सेकंड QRS। ये दूसरा है सेगमेंट, इसे बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। आप सभी लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स को हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र या संकुल भी कह सकते हैं। आप सब जानते हैं, आपने हृदय चक्र पढ़ा था। हृदय चक्र में 3 प्रावस्थाएं होती हैं। 3 प्रावस्थाएं देखते हैं मोटा मोटी। पहला होता है जिसे जॉइंट डायस्टोल कहते हैं, फिर उसके बाद आलिंद का प्रकुंचन होता है और फिर उसके बाद निलय का प्रकुंचन होता है। 3 स्टोरी देखने को मिलती है। ठीक है भाई, चलो सर हमने ये बात जानी। अब बात करते हैं QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में। निलयों के विध्रुवण को प्रदर्शित करता है, जो याद रखना ये किसको, ये निलय विध्रुवण जो होता है, निलय विध्रुवण को दर्शाता है। डीपोलराइजेशन ऑफ क्या? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। जब आलिंद प्रकुंचित हो गए, आलिंद जब सिकुड़ गए, आलिंदों ने अपना ब्लड कहां डाल दिया? निलयों में डाल दिया, वेंट्रिकल्स में डाल दिया। अब बारी है वेंट्रिकल्स की। अब ये वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? इनमें प्रकुंचन होगा। मतलब ये कि आगे पहुंच गया, इंपल्स आगे पहुंच गया है, नर्व इंपल्स आगे पहुंचा है और इसके कारण यहां क्या होगा? इसके अंदर वेंट्रिकल का, वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकल या जिनको हमें कहते हैं निलयों, है ना, निलयों में प्रकुंचन होता है। डीपोलराइजेशन, पहले निलयों में डीपोलराइजेशन होता है, क्योंकि आपको पता है ऐसे नोड से इंपल्स जो होते हैं वो कहां जाते हैं? एवी नोड में, और एवी नोड से उनको निलय की दीवारों के अंदर पुरकिंजी फाइबर्स के द्वारा छोड़ दिया जाता है और डीपोलराइजेशन होता है। परिणाम ये होता है कि निलयों में संकुचन होता है। निलयों या जिसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, वेंट्रिकल्स में क्या होता है? इससे प्रकुंचन, जिसे हम क्या कहते हैं? सिस्टोल होता है। निलय में प्रकुंचन होता है। राइट, बोलो समझ में आया? क्लियर हुई बात? अच्छा, अब जैसे ही इससे आगे बढ़ जाएगा, तीसरी स्थिति और आएगी वापस से। तीसरी स्थिति क्या आएगी कि वापस से पोटेशियम आयन जो है वो बाहर चले जाते हैं, है ना। ध्यान रखना, देखो एक बात ध्यान रखना, सॉरी बाहर ध्यान, एक और चीज आती है इसके बाद। तीसरी कंडीशन आती है जब ये जो संकुचन की स्थिति थी, ये संकुचन की स्थिति क्या होती है? जब नॉर्मल होती है। जो स्थिति आती है जिसमें क्या देखते हैं? संकुचन की स्थिति। जो यहां पर आप देख रहे थे विध्रुवण हो रहा था, प्रकुंचन हो रहा था। अब इसके बाद में थर्ड स्थिति आएगी जिसे बोलेंगे रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन जिसे पुनः ध्रुवीकरण कहते हैं। पुनः ध्रुवीकरण। और पुनः ध्रुवीकरण में क्या होगा? पुनः ध्रुवीकरण के अंदर वापस से वही स्थिति बनेगी, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, जिसमें आप देखेंगे कि सोडियम आयन, बिल्कुल आप देखेंगे सोडियम आयन कहाँ चले जाते हैं? बाहर, है ना। मतलब
ये एक स्थिति बनती है, अंदर नेगेटिव चार्ज और वापस से बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज कंडीशन बन जाती है, तो रीपोलराइजेशन होता है अंत में, और लास्ट में जाके इससे जॉइंट डायस्टॉल होता है, जॉइंट डायस्टॉल होता है। और ये जॉइंट डायस्टॉल में जो है चारों जो चैम्बर होते हैं, हार्ट के चारों कक्ष जो होते हैं, चारों कक्ष कैसे हो जाते हैं, रिलैक्स, चारों कक्ष रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो आपने स्थिति देखी, निलयों में संकुचन होगा, संकुचन क्यू वेव के तुरंत बाद शुरू होता है, और एक निश्चित समय में, एक बात इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है कि एक निश्चित समय में QRS कॉम्प्लेक्स की संख्या गिनने पर एक मनुष्य के हृदय स्पंदन दर को निकाला जा सकता है। इसके बाद आती है तीसरी, थर्ड जो आती है वेव, उसको कहा जाता है, ये है थर्ड वेव, दैट इज टी वेव। ये कौन सी है, इसको टी वेव कहते हैं। और इन दोनों के बीच का ये सेगमेंट जो होता है, इस सेगमेंट को कहा जाता है ST सेगमेंट, सेगमेंट या खंड कहते हैं। और डियर एक बात बताऊं आपको, डॉक्टर्स जो देखते हैं ना, डॉक्टर जो जब एनालिसिस करते हैं, डॉक्टर देखते हैं ECG को, तो डॉक्टर ECG के अंदर इस सेगमेंट को देखते हैं, और ये सेगमेंट जो है ST सेगमेंट जो है, मतलब S और T के बीच का जो भाग है, अगर इसके अंदर कोई भी अनियमितता देखने को मिलती है, मान लीजिए ये सेगमेंट छोटा है ना, ये सेगमेंट छोटा आ रहा है, जैसे आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं कि जब ऊपर से ये आई यूं, ठीक है, और ये सीधा यहां से ही एक सेगमेंट बन गया यूं, इस तरह से जा रही है, इस तरह से जा रही है ना, अगर ये स्थिति बनती है तो मतलब हार्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है अवरुद्ध हो रही है, ये देखने को मिलता है, तो डिसऑर्डर है एक तरह का। चलिए अगली बात करते हैं, तीसरा टी वेव, जिसमें वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होता है। इसमें निलयों का पुनः ध्रुवण होता है, पुनः ध्रुवण होता है, मतलब वापस से वही स्थिति रिलैक्स फेज आ जाती है, निलयों के उत्तेजन से सामान्य अवस्था में पुनः आने को दर्शाती है, जिसे रीपोलराइजेशन कहते हैं। और टी वेव का अंत प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति का संकेत होता है। ठीक है, इसकी समाप्ति का संकेत होता है। आप देख सकते हो इस डायग्राम को, आपको एक बार फिर से इसके अंदर मैं क्लियर कर देता हूं, देख लीजिएगा। सो क्या देख रहे हैं डियर आप, इसके अंदर पहला पी वेव देख रहे हैं, दूसरा QRS कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, ये सेकंड QRS कॉम्प्लेक्स, और थर्ड देख रहे हैं टी वेव, ये तीसरा देख रहे हैं। और बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है, एक हृदय चक्र में 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो इस 0.8 सेकंड के अंदर क्या कुछ होता है, उन सभी को हम एक ग्राफ के रूप में, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स जो होते हैं उनको एक ग्राफ के रूप में देखते हैं, और इसी को ECG के नाम से जाना जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियक ग्राफी। यस, क्लियर हुआ। तो यहां पर एट्रियल, फर्स्ट में एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रहा है, राइट, दूसरा इसके अंदर वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन हो रहा है, और इसमें टी वेव में वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन हो रहा है। ये स्थिति आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में जॉइंट डायस्टॉल होता है, रिलैक्स अवस्था आती है, फिर से वापस से एट्रियल डायस्टॉल होता है। इसके बाद में आप देखेंगे ना, इसके बाद क्या होगा, आप कहेंगे इसके बाद जॉइंट डायस्टॉल होगा। ठीक है, जॉइंट डायस्टॉल, जिससे क्या बोलते हैं, विश्राम अवस्था बोलते हैं, है ना। जॉइंट डायस्टॉल होता है जिसमें चारों हृदय के चारों कक्ष, इसके बाद क्या आप देखेंगे, हृदय के चारों कक्ष क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स या शिथिल हो जाते हैं, डायस्टॉल करते हैं, शिथिलन होता है उनमें, रिलैक्स हो जाते हैं, राइट। ये सारी जो है इस कंडीशन को दिखा रखा है, एक एक बात को यहां पर बता रखा है कि कैसी स्थिति में क्या होता है, पी वेव्स में क्या होता है, ये वाला सेगमेंट क्या चीज है, थोड़ा सा इसको क्लिनिकली मैंने यहां पर और एक्सप्लेन कर रखा है, आप देख सकते हैं। एट्रियल डीपोलराइजेशन इनिशिएट बाय एसे नोड्स एंड कॉज अ पी वेव, आप अच्छे से देखेंगे तो मुझे जो बातें मैं पहले बता चुका हूं, एक एक स्टेप को यहां पर क्लियरली आपको 6 पॉइंट्स के अंदर एलैबोरेट कर रखा है, समझा रखा है। नाउ बात आती है व्हाट इज द एप्लीकेशन, एंड एप्लीकेशन भी कह सकता हूं, यूज कह सकता हूं। व्हाट इज द एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ ECG, ECG का क्या उपयोग है।
तो आप कहते हैं सबसे पहले इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस में इसका उपयोग है। पहली चीज, हृदय की जो समस्याएं हैं उनकी पहचान करने में और निदान में, उनके डायग्नोस करने में, उनको जांचने में सहायता करता है। साथ ही साथ दूसरा जो है वो है आप ट्रीटमेंट और निगरानी, हार्ट की एक्टिविटीज पर निगरानी रखना है ना, उसका उपचार, चिकित्सकीय निगरानी के लिए और हृदय समस्याओं के उपचार की प्रक्रिया के दौरान उपयोग किया जाता है। तो ईसीजी का उपयोग मैंने पहले बात बताई, एक तो क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए, हृदय की कोई समस्या है उसकी पहचान के लिए और उसके निदान के लिए, उसकी जांच के लिए, साथ ही साथ हार्ट की एक्टिविटीज की निगरानी के लिए और आप देख सकते हैं समस्याओं के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका जो है डियर क्या था, ईसीजी टॉपिक था। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। लास्ट में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं देना चाहता हूं। उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन का नया एकेडमिक सेशन 2024-25 24-25 स्टार्ट हो चुका है और जहां पर चल रहा है अर्ली बर्ड ऑफर। उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के सभी कोर्सेज पर चल रही है भारी भरकम छूट, अप टू 90% का जो है डिस्काउंट देखने को मिल रहा है और ये ऑफर आपका केवल रहने वाला है 30 अप्रैल, मतलब 30 अप्रैल 2024 तक। और इसमें जितने भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम के आरबीएसई, सीबीएसई, यूपीएमपी, बिहार बोर्ड और के जो कोर्सेज हैं 6 to 8, 9th and 10th, 11th और 12th, इनके सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं 6 से 8 तक के जो कोर्सेज हैं उनमें वो आपको केवल और केवल 1600 रुपए में, 9th और 10th का कोर्स आपको केवल 2500 रुपए में और 11th 12th का कोर्स आपको केवल और केवल 3000 रुपए में मिल रहा है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजों को जानने के लिए और गहन अध्ययन के लिए आज ही एनरोल करें उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के न्यू कोर्सेज में। थैंक यू।